हाँ तो सर स्टार्ट करते हैं फिर। प्लीज 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 सर। या सर, एक बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है एंड फाइनेंस पे है। फाइनेंस इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट एंड बिग सब्जेक्ट। तो इसका नटसेल में जो जो टॉपिक्स मुझे दिए गए हैं मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आई विल प्रीफर स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आई फील मोर होम एट दिस लैंग्वेज। तो मुझे लग रहा है कि किसी को शायद इसमें समस्या नहीं होगी हिंदी में। We will cover these topics only: budget, account, salary, purchase, preparation and passing of bills. So let's start with in a chronological order कहिए, proper order में। बजट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखा जाए इसमें अगर इस डायग्राम में तो देयर आर टू एंड्स, एक साइड में बजट है, एक साइड में अकाउंटिंग है। समझने के लिए सबसे इजी कंसेप्ट है बजट टॉक्स अबाउट फ्यूचर और अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट पास्ट। कहने का मतलब है कि कोई भी सवाल जो ये पूछा जाए कि क्या होगा, वो बजट है, और क्या हुआ है ये अकाउंटिंग है। अगर हम ये कहें कि कितना पैसा मिलेगा, किस काम के लिए मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे खर्च करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, दैट इज बजट। अगर इसका उल्टा पार्ट कह दें, कितना पैसा मिला, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कब खर्च हुआ, ये अकाउंटिंग है। तो जस्ट ये दो अपोनेंट पार्ट है और इसके बीच में सारा का सारा फाइनेंस का दूसरा एक्टिविटी। ये देखा जाए अगर बीच का जो कंपोनेंट है, यहाँ सारा का सारा फाइनेंस का दूसरा एक्टिविटी है। वेदर इट इज सैलरी, वेदर इट इज परचेज, प्रिपरेशन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। दो कंपोनेंट्स इसमें कवर नहीं किए गए हैं, जो कि है आपको ऑडिट है एंड मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। दो टॉपिक्स इसमें नहीं, बिकॉज बहुत बड़ा हो रहा था, तो इससे हमसे जस्ट छोटे जो कवर किए जा सकते थे वो टॉपिक्स लिए गए, दो टॉपिक्स नहीं लिए गए। तो कहने का मतलब है कि दो एंड पे आपका एक तरफ बजट है, एक तरफ अकाउंटिंग है, और इसके बीच में सारा का सारा बाकी है। तो इट स्टार्ट्स विद बजटिंग, इट एंड्स टू अकाउंटिंग। अब हम इसमें से एक एक कंपोनेंट को कवर करेंगे इतने कम टाइम में, ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज टाइम लिमिटेड है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जा पाएंगे। ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करते हैं। पहला देख ले फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ बासु। हमारे जो फाइनेंशियल सोर्सेस हैं, इसको ब्रॉडली हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। चार कैटेगरी में आपका दो कैटेगरी जो है, ये प्लान एंड नॉन प्लान, ये हमारे पास गवर्नमेंट से आता है, गवर्नमेंट ग्रांट के शेप में आता है, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ बिहार से आता है। दो सोर्सेस जो हैं, एक इसमें प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, कहीं से भी आए, ये प्रोजेक्ट की कैटेगरी है। एंड फोर्थ कैटेगरी है जो रिसोर्सेस हम खुद पैदा करते हैं, खुद जनरेट करते हैं, जिसके अंदर के हम देखें स्टूडेंट के फीस हैं, रेंटल्स हैं, जो हम रेंट्स दूसरे जगह से लेते हैं। अभी हमने जैसे जियो को टावर दिया हुआ है, बैंक से रेंट ले रहे हैं। इवन लाइसेंस फी इज अ रेंट, जो आपसे आपके क्वार्टर के बदले में लिया जाता है। दो कंपोनेंट्स आते हैं। सेल है, फॉर्म से जो सारे के सारे सेल हो रहे हैं, हॉस्पिटल की जो रिवेन्यू आ रही है, सर्विसेज वी आर सेलिंग, तो ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर। एंड दो लास्ट में है ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। अब यहाँ एक चीज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जहाँ कहीं भी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। हमेशा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी से कैसे अलग है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये समझना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। कल आप बाहर से पैसा ला करके अपनी एक्टिविटी चालू करना चाहेंगे, नई एक्टिविटी लेना चाहेंगे, वेदर दिस विल क्वालिफाई एज अ प्रोजेक्ट और एज ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसल्टेंसी, ये समझना बहुत जरूरी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दोनों का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटली अलग होता है। ये समझने वाली बात है कि जब हम बात प्रोजेक्ट की करते हैं, तो वी मेंटेन अ कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर देम, फॉर फाइनेंशियल पर्पस। उनका कंप्लीट ही रिकॉर्ड अलग मेंटेन होता है। कहने का मतलब है कि कभी भी वो प्रोजेक्ट की हम स्पेसिफिक ऑडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो पैसा एज अ ग्रांट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आता है,
लेकिन ये ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का जो पैसा आता है ये हमारे पास जस्ट एज एडवांस आता है, हम खर्चा करके उनको हिसाब दे देते हैं। जैसे कि हमने इसको उल्टे तरह से समझा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको समझिए कि कुछ ट्रेनिंग करानी है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, सपोज किया जाए कि हमको बीआईटी मिश्रा कैंपस से कुछ करवाना है, उनके यहाँ एक ट्रेनिंग करा, हमने उनको पैसा दिया 5 लाख, कहा वो ट्रेनिंग करा लो और हमको 5 लाख के एडवांस का एडजस्टमेंट दे दें, दैट क्वालिफाइज अंडर ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। बट एट द मोमेंट हम इसको प्रोजेक्ट के शेप में ले रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हम उनसे कह रहे हैं कि हमें 5,000 के हिसाब से ही मतलब नहीं है, हमको उसके कंप्लीट रिकॉर्ड से भी मतलब है। आप रिकॉर्ड हमारे हिसाब से मेंटेन करेंगे, अकाउंट हमारे हिसाब से मेंटेन करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग चाहे फिजिकल या फाइनेंशियल हमारे हिसाब से। तो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। कभी भी प्रोजेक्ट बनाते समय इन पॉइंट्स का जरूर ख्याल करें। अभी देखें हमारे पास जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, NAHP है, ETP है, PSB है और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये समझना इसलिए जरूरी है कि बीइंग एन यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 50, कई जगह 100 तक चले जाते हैं। और मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, रेगुलर यूनिवर्सिटीज की नहीं। सो बेसिकली फाइनेंस की बहुत बड़ी एक्टिविटी एज प्रोजेक्ट है। तो फ्यूचर की तैयारी के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि इसको हम ट्रेनिंग के अंदर, बिकॉज ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत ईजी है, प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है। अब जैसे देखें हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसका पैसा हमारे यहाँ आता है, वो एज ट्रेनिंग आता है, वो हमसे कोई अकाउंट नहीं मांगते हैं, वो सिंपली कहते हैं कि आपके पास पैसा आ गया, लास्ट में एक सर्टिफिकेट दे दो, हमने खर्चा कर दिया, रिकॉर्ड उसका अलग नहीं मेंटेन करता। सो दैट क्वालिफाइज फॉर ट्रेनिंग। लेकिन NHP का पैसा आता है, कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, सो दैट क्वालिफाइज फॉर प्रोजेक्ट। आए सर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट इन बासु। जो बजट हम अपने यहाँ बनाते हैं उसका जो मेथड है, उस मेथड के बारे में बहुत ब्रीफली मैंने ये किया है, कैसे हम बनाते हैं, कैसे फिगर्स ले लेते हैं। फिगर्स जस्टिफाइड होने चाहिए, किसी बेसिस पे बेस्ड होने चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी ऑलवेज टेक द फिगर ऑन सम ग्राउंड, सम बेसिक ग्राउंड। इसमें 4 कहे जाए पैरामीटर्स हैं जिसपे कि फिगर्स लिए जाते हैं। टाइम्स सीरीज ट्रेंड एनालिसिस, इसका मतलब ये होता है कि हम पिछले साल में देखते हैं कि कितना खर्च हुआ, पिछले साल में सैलरी में कितना खर्च हुआ था, कंटीजेंसी में कितना था, एसेट में कितना था, अगले साल कितना खर्च होगा। दूसरा प्रोराटा, हम उनमें परसेंटेज में देखते हैं कि पिछले साल टोटल खर्चा कंटीजेंसी का इतना था, इसमें इतना परसेंट आउटसोर्सिंग पे खर्चा था, तो इस साल भी कंसल्टेंसी अगर हम इतना ले रहे हैं तो आउटसोर्सिंग इतना परसेंट ले लें। अगर हमने टोटल कंटीजेंसी बढ़ा लिया है तो आउटसोर्सिंग भी बढ़ा लें। तो ये प्रोराटा हो गया। तीसरा हो गया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है कि लास्ट ईयर यदि सैलरी के लिए हमने 18 करोड़ लिया था, इस साल भी 18 ही लें क्या, या इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करें जिसको DA कहते हैं, इंक्रीमेंट एडजस्ट करें एंड एट द सेम टाइम न्यू रिक्रूटमेंट एडजस्ट करें। तो दीज आर एडजस्टमेंट, वो बजट के समय हमको अपने विजडम से, अपने प्रूडेंस से सोचना पड़ता है और वो फिगर डालना पड़ता है। चौथा परसेंटेज ऑफ द टोटल, ये सबसे इजी है और बेसिकली प्रोजेक्ट वगैरह के मीन में होता है कि लास्ट ईयर जो पैसा आया था, टोटल पैसा आपके पास, हमने पूरे प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ दिया था, इसमें से इतना सैलरी दिया था, इस साल भी इतना दे रहे हैं, इतना सैलरी। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। यूजुअली मैं टोटल गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, पर्टिकुलरली एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, इन्हीं 4 पैरामीटर्स पे बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें प्रोजेक्ट बजटिंग। प्रोजेक्ट बजटिंग का अभी हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनलाइज कंसेप्ट नहीं, जो कि जरूरी है। जरूरी इन द सेंस कि अभी हमारे यहाँ होता है कि DR सर प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करवाते हैं, उसको भेजते हैं, अप्रूव होके आता है, सारा का सारा ये होता है। लेकिन प्रोजेक्ट बजटिंग का भी एक फिक्स प्रोसीजर है जिसमें ये निकाला जाता है कि हमारे यहाँ से कितना मैन पावर उस प्रोजेक्ट के लिए लगेगा, क्या क्या फैसिलिटीज हम उस प्रोजेक्ट के लिए देंगे और उसमें से कितना चार्ज करेंगे, कितना नहीं करेंगे। अभी हमारे यहाँ तो जस्ट लमसम में हो जा रहा है। फाइनेंसिंग एजेंसी कहता है 20 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया, हमने ले लिया मान करके कि 20 करोड़ में उनका सारा का सारा काम हो ही जाएगा।
मोटे तौर पे, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट बजट। द करेक्ट प्रोसीजर इज कि जितने कंपोनेंट्स उस प्रोजेक्ट के हैं सबकी एक कॉस्टिंग हो और उस कॉस्टिंग को ऐड करके उसको बनाया जाए विद सर्टेन एडजस्टमेंट्स। इसमें फाइनेंस के कंसेंट की जरूरत है। फाइनेंस के कंसेंट की जरूरत इसलिए नहीं है कि फाइनेंस को इसको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है। प्रोजेक्ट के मामले में कंप्लीट फ्रीडम उनके पीआई है, कंप्लीट फ्रीडम, एंड ऑल्सो जहां फ्रीडम है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पीआई की है, जो भी पीआई है। कई जगह पीआई सिंपल साइंटिस्ट हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डीन, डायरेक्टर्स, कोई भी हो सकता है। तो वो उसकी बेनिफिट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उनकी है। बट इसमें कंसेंट फाइनेंस का क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो मैंने यहाँ लिखे हैं। बजट आपका सफिशियंट है कि नहीं? कल की तारीख यदि पैसा घटेगा एंड यू विल से कि ये एक्टिविटी जरूरी है लेकिन फंडिंग एजेंसी नहीं कह रही है, तो हम यूनिवर्सिटी से दे पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं। देन व्हाट विल हैपन? एक्टिविटी रुक जाएगी। सो बजट की सफिशियंसी टेस्ट करने के लिए फाइनेंस के कंसेंट की जरूरत है। हर प्रोजेक्ट का, मैंने कहा कि प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, लेकिन इन जनरल जिन लोगों ने प्रोजेक्ट डील किया है, और डीआर साहब बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे कि हर प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट अलग है, कंप्लीटली अलग है। जो एनएएचपी का है वो ईटीटी का नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के हैं वो दूसरे के नहीं है। तो क्या बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, या उनकी रिपोर्टिंग किस किस हेड में होनी है? हेड की एक बात मैं कहूं, कहीं कहीं वर्ड लिखा होता है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस मीन सैलरी एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सन बेस्ड एक्सपेंसेस। कहीं कहीं वही वर्ड सैलरी होता है, अलग नेम है। कई जगह कंटिजेंसी लिखा हुआ होता है, कई जगह अदर चार्जेस लिखा हुआ होता है। सो क्या बेसिकल रिक्वायरमेंट है, ये फाइनेंस का समझना जरूरी है। स्पेशल रिक्वायरमेंट लाइक ऑडिट, एनएएचपी कहता है कि सब कुछ होगा लेकिन हम अपनी एक अलग से भी ऑडिट कराएंगे, गवर्नमेंट ऑडिट को नहीं मानेंगे। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन लोग के जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो क्या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है? या वो अपनी टीम भेजेंगे, हमारे यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन मानेंगे, क्या मानेंगे? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। स्टाफ नीड इन फाइनेंस, इन जनरल मैं बताऊं, हमारे यहाँ बासु में भी और दूसरी जगह भी, फॉर एवरी 2 करोड़ रुपीज फंड एक स्टाफ की जरूरत फाइनेंस में पड़ती है। ये एक थंब रूल है, कोई मैं स्ट्रिक्ट रूल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसके साथ साथ हमको बल्क ऑफ वर्क भी देखना पड़ेगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। लेकिन थंब रूल वही है कि 2 करोड़ के करीब का यदि बजट आता है तो एक आदमी का वर्क बढ़ जाता है। तो अगर बड़े साइज का प्रोजेक्ट, छोटे साइज के प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़े साइज का प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस ज्यादा है, तो स्टाफ रिक्वायरमेंट है कि नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंस्टीट्यूशनल चार्जेस। इसको कई जगह प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट में अदर चार्जेस भी लिखा हुआ होता है। इंस्टीट्यूशनल चार्जेस है क्या? इंस्टीट्यूशनल चार्जेस आर दोज चार्जेस व्हिच द इंस्टीट्यूशन इज नॉट बाइंग स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट, लेकिन कॉमन पूल से उस प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहे हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, प्रोजेक्ट ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी जल रही है उसका एक्सपेंस। लाइक अगर गाड़ी कॉमन पूल से प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं जिसकी अलग कॉस्टिंग नहीं हो सकती है, तो वो लाइक सपोर्टिंग स्टाफ जो डील कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स। सो ये इंस्टीट्यूशनल चार्जेस प्रॉपर हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी होता है। एज अ थंब रूल इंस्टीट्यूशनल चार्जेस 2 to 5% चार्ज किया जाता है प्रोजेक्ट में, डिपेंडिंग अपॉन के प्रोजेक्ट किस तरह का है। एंड सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बाकी एडजस्टमेंट्स होते रहेंगे, फाइनेंस को तैयार हो जाने दीजिए प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट देख करके कि इतना बड़ा पैसा आ रहा है, आपको कैसे डील करना है। नहीं, जनरल क्या होता है, अकाउंट में पैसा आ गया, मुझे बताया जाता है कि आपके पास इतना पैसा आ गया है, फलाना प्रोजेक्ट चालू हो गया, और जब बताया जाता है तब हम जानते हैं कि अब हमको एक प्रोजेक्ट देखना है, और अगले दिन से खर्च चालू। द थिंग इज कि हम सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते, और इससे लॉस हमें जितना होता है उतना उस प्रोजेक्ट को होता है। हम चूंकि सिस्टम नहीं डेवलप कर पाते हैं तो इनिशियल रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन हो पाते हैं, हरी भरी में खर्च होते हैं।
इनिशियल रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होते हैं, और बाद में उस प्रोजेक्ट की जब ऑडिट होती है तो ये चीजें पॉइंट आउट होती है। सो पहले कंसेंट प्रोजेक्ट भेजने से पहले, और जस्ट 1 या 2 दिन का काम है, भेजने से पहले फाइनेंस से ये कंसेंट ले लेना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट हम भेजने जा रहे हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं पूरे। अब इसके बाद सर नेक्स्ट मूव करें हम लोग। अब मैं पेमेंट पोर्शन पे आ रहा हूँ। पेमेंट को समझने के लिए और पेमेंट का टोटल प्रोसीजर कंप्ट्रोलर ऑफिस में समझने के लिए ये जरूरी है कि उसके जो यूनिट्स हैं कंप्ट्रोलर ऑफिस के, हम उसको समझ लें। हमारे यहाँ कंप्ट्रोलर ऑफिस मेरा ये है कि हम लोगों ने करीब करीब हर किसी को होस्ट किया है अपनी ऑफिस में, और हर किसी ने हमारी ऑफिस को देखा है। देखा होगा एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है एंड अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं, और हर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में 3 से 4 लोगों के बैठने की फैसिलिटी है। बेसिकली एवरी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर इज 1 यूनिट इन फाइनेंस। इतने यूनिट्स हमारे यहाँ 8 यूनिट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आप काउंट करेंगे 8 मॉड्यूलर्स हैं और 8 यूनिट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज कंप्ट्रोलर सेक्रेटेरिएट, दैट डील्स विद पर्सनल मैटर्स ऑफ कंट्रोलर। हमारे यहाँ से कंट्रोलर से यदि कोई ऑर्डर इशू हो रहा है, उसके पास उनके रिकमेंडेशन, उनके ये के लिए कोई फाइल मीटिंग प्रोसीडिंग है तो वहां मेंटेन होता है। एट द सेम टाइम डायरी एंड डिस्पैच कंट्रोलर सेक्रेटेरिएट के पास है, बिकॉज एक ही जगह होता है और वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड होता है। ये कंट्रोलर सेक्रेटेरिएट। सैलरी एंड अलाउंस, पे एंड अलाउंस बताने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सनल ट्रीटमेंट्स, पर्सनल क्लेम्स के सारे ट्रीटमेंट से डील करता है। रिटायरमेंट बेनिफिट एंड पेंशन, सर्विस के बाद के सारे क्लेम्स आपके यहाँ डील होते हैं। कंटिजेंसी पेमेंट, कंटिजेंसी पेमेंट का मतलब हो गया कि सैलरी छोड़ के सारे, यहाँ कंटिजेंसी एसेट को भी इंक्लूड करता है। मतलब को जो भी परचेजेस होते हैं, मैं कहूँ तो सबसे बड़ा हमारा यूनिट है ये। परचेजेस, जितने भी तरह के परचेज होते हैं मार्केट से, सब ये आपके कंटिजेंसी पेमेंट यूनिट से डील होता है। टीए एंड इम्प्रेस्ड, जो आपके ट्रेवल रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, और इम्प्रेस्ड जो कि अभी हमारे यहाँ, मैं इम्प्रेस्ड अलग एक कंप्लीट स्लाइड पे आ रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ा कंपोनेंट और कहें तो मैजिकल चीज है हमारे लिए, जो मैं यूनिट वाइज, स्टाफ वाइज कहूँ या एकेडमिक्स वाइज कहूँ या डिफरेंट ऑफिसेज वाइज कहूँ, और हमारे वाइज, दोनों के लिए म्यूचुअली विन विन सिचुएशन है। उसके लिए हमने कंप्लीटली यूनिट बनाया हुआ है, और यही रीजन है कि इम्प्रेस्ड पेमेंट इन जनरल हमारे यहाँ डिले नहीं होते, जिस बल्क में आते हैं उसके हिसाब से। प्रोजेक्ट फाइनेंस का एक ऑफिस है। ट्रेजरी एंड पेमेंट, ट्रेजरी एंड पेमेंट का मतलब हो गया ये, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, तो जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक चीज पाएंगे वंडरफुल, कि शुरू वाले जो 6 हैं वो एक नेचर के हैं। शुरू वाले जो सारे के सारे 6 हैं वो एक नेचर के हैं, और ये लास्ट वन जो है, जो ये लास्ट वन है, ये शुरू के 6 आपके एक नेचर के हैं, और ये लास्ट 2 थोड़े अलग नेचर के। इन 6 जगहों पे आपके यहाँ से जो भी प्रपोजल जाता है वो एग्जामिन होता है इन वन सेंस और अदर, यानी कि प्री ऑडिट का काम होता है। लास्ट वाले जो 2 हैं ये प्री ऑडिट के नहीं है। ये लास्ट वाले जो 2 हैं, ये आपका जो ट्रेजरी यूनिट आप देख रहे हैं, ये दिस ट्रेजरी डील्स विद पेमेंट यूनिट। सो यहाँ पे काम होने के बाद पेमेंट यूनिट जो एकदम अलग यूनिट है, जो ऑडिट यूनिट से एकदम अलग है। कई जगह लोग इसको एक ही समझते हैं, और कई जगह मेरे पास ये भी आता है कि भाई एक कंप्ट्रोलर तो है, यही दोनों काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रेजरी कंप्लीटली अलग यूनिट, जो बैंक्स डील करता है, पैसों को डील करता है, वो यूनिट है। और लास्ट वन इज, दिस इज द ट्रेजरी यूनिट, एंड लास्ट वन इज पोस्ट ऑडिट यूनिट, इंटरनल ऑडिट। तो ये हमारे यहाँ टोटल मिला करके अगर आप देखिए, तो टोटल मिला करके हमारे यहाँ ये 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट के अंदर काम होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किसी भी तरह का पेमेंट जब आता है तो कैसे फ्लो करता है हमारे यहाँ प्रोसेस ऑफ पेमेंट इन फाइनेंस। ये इसलिए भी एक्सप्लेन करना जरूरी है कि कई बार द जनरल फीलिंग इज कि हमारे पास से जाता है, हमें तुरंत चेक क्यों नहीं मिल जाता, हमारे पास गया अगले दिन ही क्यों नहीं मिल हो रहा है। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहले ये बहुत ज्यादा थे स्टेप्स, हमने मिनिमाइज करके इसको इतने स्टेप में किया है। तो इसमें एक तरफ से हम लोग देखें, सबसे पहले आपके यहाँ से कोई भी पेमेंट का क्लेम आएगा तो वो डायरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्रेटेरिएट पे है, कंप्ट्रोलर सेक्रेटेरिएट की यूनिट है, वहां जाता है। वहां पे वो रिसीव हो गया, वो इंटरनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहाँ?
वो इंटरनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्री ऑडिट यूनिट में। प्री ऑडिट यूनिट में ये आपका चला गया। जब ये प्री ऑडिट यूनिट में गया तो प्री ऑडिट यूनिट इसकी ऑडिट करता है, कंप्लीट चेक करता है, क्या क्या चीजें देखता है वो हम आगे लिस्टिंग की हुई है मैंने कंप्लीटली। इस तरह के पेमेंट में ये चीजें चेक की जाती है। उसको करने के बाद ये आपको नेक्स्ट देता है, आपको कंप्यूटर के पास जाता है कि सर चेक हो गया, सही है, पेमेंट का परमिशन दिया जाए। तो यहाँ मेरे पास फाइल आती है, मैं इस पे ओके करता हूँ कि ठीक है अब इसको पेमेंट दिया जाए। जब ये पेमेंट के लिए जाता है तो मैंने कहा कि शुरू वाले प्री ऑडिट के जो 6 हैं हमारे यूनिट्स, वो एक ग्रुप है, ट्रेजरी अलग है। ट्रेजरी को ऑर्डर इशू होता है एक कि अब आप पेमेंट कीजिए इसका, और इस पेमेंट को ऐसे ट्रीट कीजिए, इसको इस प्रोजेक्ट के अंदर डालिए, इस कैश बुक से ट्रीट कीजिए, इसकी मॉनिटरिंग इस तरह से। तो ये एक ऑर्डर इशू होता है। द मोमेंट दिस ऑर्डर इज इशूड, अब इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बिल होता है, उसका बिल बनाया जाता है। बिल का मतलब हो गया कि आपने जो वाउचर्स दिए, आपने जो क्लेम दिए, उसको गवर्नमेंट के हिसाब से एक विड्रॉवल, क्लेम विड्रॉवल फॉर्म भर करके रेडी किया जाता है कि ट्रेजरी से पैसा निकाला। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो कि है कि कैश बुक में एंट्री होती है, चेक ड्रॉ होता है, और ये अल्टीमेटली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये इतने स्टेप होने के कारण जो हम इन जनरल कहते हैं कि 6 वर्किंग डेज हमारे यहाँ लगता है। अब देखिए, अगर कोई पेमेंट हमारे यहाँ, ये भी समझना जरूरी है, कोई पेमेंट हमारे यहाँ आता है, कहा जाता है कि इसको 2 दिन में करके दिया जाए या कल ही तक दिया जाए, बहुत अर्जेंट है, करते हैं। उस हालत में क्या होता है कि एक आदमी इस स्टेज से लेके इस स्टेज तक टेबल टू टेबल उसको चलेगा, हर जगह प्रायोरिटी बताता है। फाइल के ऊपर हम अर्जेंट लिखते हैं। उसमें क्या होता है कि दूसरे टेबल का रेगुलर काम रोक करके हमको उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। देन द रिजल्ट इज कि जो रेगुलर बिल है वो डिले हो जाए। सो मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि टाइमली भेजा जाए इस चीज को, ताकि पेमेंट कोई भी डिले नहीं, कोई भी पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जहां इमरजेंसी है, हमारे ऐसे भी रिकॉर्ड है कि हमने कुछ घंटों में सेम डे एडवांसेस के मैक्सिमम क्लेम्स सेम डे अल्टरनेट डे निकालते हैं हम लोग, बिकॉज सारे अर्जेंट आते हैं एडवांस। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आए सर, सैलरी पे हम आ रहे हैं। अलग अलग तरह के जो पेमेंट्स हैं हम वहां जा रहे हैं, और बेसिकली आज के सेशन में केवल 2 कंसीडर कर रहे हैं हम, 2 तरह के पेमेंट्स। एक सैलरी है एंड दूसरा है परचेज। बाकी और टीए हैं और भी कंपोनेंट्स हैं, वो नहीं कर रहे हैं, केवल 2 कंपोनेंट कर रहे हैं। सैलरी में आप देख लीजिए, पर्टिकुलरली जो न्यू टीचिंग फैकल्टीज हैं उनके लिए, कि सैलरी में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक पेबल, दूसरा है डिडक्शन। पेबल का मतलब हो गया कि आपका बेसिक क्लेम क्या है, और आपके बेसिक क्लेम में से ये अमाउंट काट के आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सैलरी का जो बेसिक क्लेम है, ये आपका पे होता है, बेसिक पे होता है, जिसमें कि ईयरली इंक्रीमेंट 3% का, जो रफली 3% को एक फिगर में डिराइव किया हुआ है, वो आपको ईयरली मिलता है, बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस मिलता है। उसके ऊपर डीए है। डीए इज अ कंपोनेंट जो कि आपको महंगाई के इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन है जो आपको मिलता है। सेकेंड वन इज और अदर अलाउंसेस, योर अदर अलाउंस, एचआरए, हाउसिंग के लिए, कन्वेंस अलाउंस जो आपको गाड़ी आने जाने, ऑफिस आने जाने के लिए मिलता है, मेडिकल एंड अदर कोई दूसरा अलाउंस अगर एप्लीकेबल है तो वो सारे के सारे अलाउंसेज हो गए यहाँ। इसके बाद जो डिडक्शंस हैं आपके, जैसे ये एनपीएस, जीपीएफ, सीपीएफ, ईपीएफ, ये सारे एक नेचर के हैं। ये फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए ये डिडक्शन किए जा रहे हैं। आपके सैलरी के कंपोनेंट से कुछ पैसा सरकार कह रही है कि फ्यूचर के लिए रखा जा रहा है, उसके लिए ये डिडक्शन किए जा रहे हैं। जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें एनपीएस हो रहा है। जीपीएफ हमारे यहाँ जीपीएफ नहीं है, हमारे यहाँ यूजीपीएफ है। तो यूनिवर्सिटी स्टाफ्स का यूजीपीएफ हो रहा है, जो हमारे यहाँ डेपुटेशंस पे हैं उनके जीपीएफ काट करके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में दिया, जहां से वो आए हैं वहां दिया जा रहा है। सीपीएफ है, ईपीएफ है। ईपीएफ केसेस हमारे यहाँ खत्म हो गए। सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ईपीएफ हो गया एम्प्लॉइज पेंशन फंड। तो ईपीएफ हमारे यहाँ अभी नील है, एक भी ईपीएफ का केस अभी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ईपीएफ का प्रोविजन है, फ्यूचर में अगर कभी आता है तो मैं देना पड़ेगा, क्योंकि ईपीएफ में जितने लोग थे रेगुलराइज हो गए, वो एनपीएस में शिफ्ट हो गए। आईटी, इनकम टैक्स का डिडक्शन,
आपका जो टैक्सेस है वो हम काटते हैं, आपके रेस्पेक्टिव पैन अकाउंट में उसको रिमिट करते हैं इनकम टैक्स को। उसके बाद है लाइसेंस फी एंड जीएसएल। तो ये मेजर कंपोनेंट्स है आपके सैलरी के। ये पर्टिकुलरली मैंने जो न्यू फैकल्टी थे उनके लिए बनाया था पूरा का पूरा। नेक्स्ट हम आए इसके बाद सर, कोई भी आपका पर्सनल क्लेम जब हमारे पास आता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, और एज अ फ्यूचर रेफरेंस भी इसको आप डील कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कंपाइलेशन है, बहुत बढ़िया कंपाइलेशन है कि कोई भी पर्सनल क्लेम जब आपका आता है फाइनेंस में, तो इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और मैक्सिमम हम लोग नोटिस करते हैं फाइनेंस में कि इसमें कुछ ना कुछ लैकिंग होती है, जिसके कारण जब लैकिंग होती है तो एक तो हमारा जो अपना स्टाफ है, अच्छा इसमें लैकिंग है बाद में देखेंगे। एक जनरल ये है कि कोई अगर सिंपल चीज आपके पास आए और प्रॉब्लमेटिक आए तो आप प्रॉब्लमेटिक को रख देंगे, पहले सिंपल वाला देख लेते हैं, वहां डिले। सेकेंड थिंग, जब वो देखेगा लैकिंग होगी तो नेचुरली बैक भेजेगा कि वो डॉक्यूमेंट तो मुझे, वहां पे डिले होता है। तो अगर इस चेक लिस्ट को देख करके आप भेजें तो आई एम श्योर की लैकिंग नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर आएंगे। कोई भी पर्सनल क्लेम आपका आता है, वेदर इट इज पे फिक्सेशन, वेदर इट इज इनिशियल पे फिक्सेशन आफ्टर योर दिस थिंग, प्रमोशन एंड ऑल दैट। कोई इंक्रीमेंट जनरली हमारे पास नहीं आता है, लेकिन स्पेशल इंक्रीमेंट अगर कोई आ रहा है, किसी भी तरह का कोई क्लेम, इंक्लूडिंग पेंशन, पेंशन के लिए अगर कहें इसी में नाम बदल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स करीब करीब सेम। पर्सनल फाइल एंड सर्विस बुक, दिस इज हाईली एसेंशियल एक नए एम्प्लॉइज के लिए। सर्विस बुक एंड पर्सनल फाइल क्या है ये? बेसिकली सर्विस बुक इज सर्विस हिस्ट्री ऑफ एन एम्प्लॉय। The day you entered into an organization, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सर्विस हिस्ट्री लिखी जानी शुरू हो गई। आप क्या क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड इन दिस सर्विस। पर्सनल फाइल is the set of document on the basis of which this service book is written, this history is written. So उसका डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट है पर्सनल फाइल, ऑन अब्रीज्ड समरी जो है वो सर्विस बुक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, समझने की जरूरत है। कई बार ये समझा जाता है कि सर आपके पास पर्सनल फाइल तो भेज दिया गया है, सर्विस बुक की क्या जरूरत है, उसी के बेसिस पे तो कर लीजिए। कई बार ये कहा जाता है कि सर्विस बुक भेज दिया गया, पर्सनल फाइल की क्या जरूरत है, कर लीजिए। नहीं, दोनों चाहिए। हमें हिस्ट्री भी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए जिसकी बेसिस पे हिस्ट्री बना है वेरिफिकेशन के लिए। और ये लैकिंग अगर होगी तो डिफिकल्टी आएगी पर्सनल क्लेम्स डील होने में। रूल प्रोविजन फॉर पेमेंट, किस रूल के अंदर पेमेंट किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी रूल हो चाहे गवर्नमेंट रूल हो, क्लियरली मेंशन होना चाहिए और क्लियर रिलेशन होना चाहिए कि इस रूल के इस क्लॉज में इस पॉइंट्स के हिसाब से ये पेमेंट किया जाए। केस हिस्ट्री, एक ब्रीफ नोटिंग होती है फाइल पे, केस हिस्ट्री बताई जाती है। कमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेंट कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से सारा का सारा ठीक है, अब फाइनेंशियली इसको एग्जामिन किया जाए। प्रीवियस पेमेंट डिटेल यदि कुछ है तो, पर्टिकुलरली एरियर और इस तरह के क्लेम में देखा जाता है कि पहले का अगर पेमेंट क्लेम है और कुछ चीजें हैं तो, और एक डिक्लेरेशन उस आदमी का जिससे कि पेमेंट देना है जिसको, कि कोई अगर ओवर पेमेंट हो जाएगा, बिकॉज हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को एग्जामिन कर रहे हैं। इस चीज को समझने क्यों ये लिया जाता है आपका ये डिक्लेरेशन ओवर पेमेंट का, कि ओवर पेमेंट होगा तो आपसे रिकवरी कर ली जाएगी, क्योंकि हम हिस्ट्री एग्जामिन कर रहे हैं। यानी हिस्ट्री एग्जामिनेशन इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। सो पहले का कोई फैक्टर यदि छूट गया हो और बाद में नजर में आए तो एम्प्लॉई ये अंडरटेकिंग दे कि बाद में यदि नजर में आता है वो पॉइंट तो उसको वो अमाउंट अगर ओवर पेमेंट हुआ है तो रिटर्न करना। उल्टा भी सही है, अगर अंडर पेमेंट हुआ है और फैक्ट आता है तो इसमें पेमेंट भी देना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ द टू। सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डीलिंग एनी पर्सनल क्लेम। अब हम इसके बाद आ जाए वेरी, क्या कहा जाए, वेरी अट्रैक्टिव वर्ड परचेज जिसको कहते हैं, एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वास्ट, ह्यूज, पूरा नहीं डील हो सकता है, बहुत सिलेक्टेड पोर्शन मैंने उसका लिया है परचेज का। परचेज, व्हाट इज परचेज? बेसिकली परचेज सबको जानते हैं कि खरीदना, लेकिन खरीदने के पीछे में एम क्या है किसी भी प्रोक्योरमेंट?
5 एम है सर इसके, 5 आर कहते हैं किसी भी परचेज को डील करता है। और अगर ये ध्यान में रखिए तो परचेज का प्रोसीजर अपने आप डिफाइंड हो जाता है, गलती के डर नहीं होता। किसी भी परचेज में 5 चीजें आपको असर्टेन करनी होती है: राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, सही आइटम सही क्वांटिटी में। ओवर क्वांटिटी अंडर क्वांटिटी दोनों के घाटे हैं। सो राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, मैं बार बार कहता हूं, नॉट लोएस्ट प्राइस, रीजनेबल प्राइस, राइट प्राइस, सही प्राइस में। लोएस्ट जरूरी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि लोएस्ट ही खरीदना जरूरी है। क्या लोएस्ट जरूरी नहीं है? प्राइस शुड बी रीजनेबल। क्या डिफरेंस क्या है? रीजनेबल जो परिस्थिति के हिसाब से सही लगे। आपको एक बहुत वंडरफुल चीज बताऊं, यहाँ परचेज में जब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ टेंडर्स बताते हैं, बिड्स बताते हैं, उसमें क्लस्टर प्राइस लेते हैं। क्लस्टर प्राइस का क्या मतलब है? हमारे पास 10 बिड आया, जो एवरेज प्राइस है वो एक रेंज में बंधा है, 1 लाख से 2 लाख। 8 लोगों ने भरा है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं कि एक ने 10,000 भर दिया है और एक ने 8 लाख भर दिया। सो द क्लस्टर प्राइसिंग 1 से 2 लाख वाली भी जो रीजनेबल लग रही है, ये 2 उस रेंज से बाहर हैं, इसलिए रीजनेबल नहीं लग रहा। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर रीजनेबिलिटी। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो राइट प्राइस पे परचेज किया जाता है, कभी भी लोएस्ट प्राइस के लिए इंसिस्ट नहीं किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू रिकॉर्ड द रीजन। राइट टाइम एंड राइट प्लेस, सही समय पर परचेज होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए, जिस जगह आइटम की जरूरत है वहीं आना चाहिए। एंड राइट सोर्स, जिससे खरीद रहे हैं उसका बिजनेस सही होना चाहिए। बिजनेस सही होने का मतलब है मुझे आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा, बेचने वाला फॉर्म सही है, सारी के सारी एक्टिविटीज उसकी सही है, ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान देनी। नेक्स्ट हम आए इसमें, ये सर एक वंडरफुल कंसेप्ट है फाइनेंशियल प्रोप्राइटरशिप। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, परचेज इज अ थिंग जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इफ आई एम राइट परहैप्स द आर्टिकल इज 267 और 269, इन दोनों में कोई है, उसमें इसका जिक्र फाइनेंशियल प्रोप्राइटरशिप है। क्या है फाइनेंशियल प्रोप्राइटरशिप? और फाइनेंशियल प्रोप्राइटरशिप इज अ नॉर्म जो किसी भी विजिलेंस एग्जामिनेशन में देखा जाता है। क्या है ये? बेसिकली हम फाइनेंशियल प्रोप्राइटरशिप बड़े सिंपल लैंग्वेज में 4 चीजें कहता है। पहला ये कहता है कि कोई भी खर्चा जब आप करो, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अकाउंट से, उसी समझदारी से करो जिस समझदारी से आप अपना पैसा खर्च करते हैं। मतलब हम भी जब चीजें खरीदते हैं तो रीजनेबिलिटी देखते हैं ना प्राइस की, कि लोएस्ट देखते हैं, घटिया क्वालिटी ले लेते हैं, या लोएस्ट लेने के चक्कर में पटना सिटी चले जाते हैं और 2% ज्यादा दे करके बिल्डिंग के सामने से नहीं खरीदते। हम भी उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो कहता है कि सेम प्रूडेंस दिखाइए खरीदने में। दूसरा, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्चा कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। हम अपने खर्चे में भी यही करते हैं, जितनी जरूरत हो उतना करते हैं। तीसरा, अपने एडवांटेज के लिए कुछ सेंक्शन मत कीजिए। एक बहुत बेसिक और समझने वाली बात है ये। अपने एडवांटेज का क्या मतलब है? भाई, बीइंग फाइनेंस ऑफिसर अपना पे बिल तो मैं ही पास करता हूं। बीइंग एन ऑफिसर, जहां इंक्रीमेंट एप्लीकेबल हो, जो ये आदमी इंक्रीमेंट लगा रहा हो सर्विस का, वो खुद ही लगाता है। अपना टीए बिल भी कई बार आदमी खुद पास करता है। तो क्या वो अपनी बेनिफिट के लिए है? नहीं। यहां बेनिफिट से मतलब, एडवांटेज से मतलब बेनिफिट से नहीं है। एडवांटेज से यहां मतलब मेन है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए सैंक्शन मत कीजिए। और जहां कहीं आपको लगे कि ये आपका सैंक्शन आपके फायदे के लिए जा रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर कि एक स्टेज ऊपर भेज दीजिए। हमेशा एक स्टेज ऊपर भेजिए, वहां से सैंक्शन। लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि ये 3 प्रैक्टिसेस जो हैं, ये आपको अपने बिहेवियर में ही नहीं लाना है। यू हैव टू इंश्योर कि आपके सबऑर्डिनेट के बिहेवियर में भी आएगा। ये बहुत जरूरी है। मतलब आपको ये भी देखना है कि ये सारी की सारी चीजें आपके बिहाफ में जो दूसरे काम कर रहे हैं उनमें भी लागू हो, और वो भी इन चीजों को फॉलो करें। बाकी लैंग्वेज है, आप देख लेंगे, मैंने नटसेल में इसको बता दिया है। नेक्स्ट देखा जाए सर, परचेज के जो प्रोसीजर्स हैं
5 प्रोसीजर मेनली है। पांचों प्रोसीजर में ये अगर सेकंड लाइन इसकी देखी जाए, इंक्रीजिंग परफेक्शन जो मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे मेथड ज्यादा परफेक्ट है, राइट की तरफ जाएंगे वो कम होता जाता है। एक्सेप्ट जेम यहां तक। ओपन टेंडर है, ओपन टेंडर में 2 हैं, एक नेशन वाइज ओपन टेंडर है, एक ग्लोबल ओपन टेंडर है। थ्रू सेलेक्टेड सप्लायर, इसमें कह रहा है कि लिमिटेड टेंडर है, स्पेशल लिमिटेड टेंडर है। दूसरा तीसरा कहता है नेशन बेसिक टेंडर्स, प्रोप्राइटरी आइटम आप ले रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं, विदाउट कॉलिंग टेंडर ले रहे हैं। अच्छा, जेम को बेसिकली डिफाइन किया जाता है इन सब का कॉम्बिनेशन। सो दैट इज अ वेरी परफेक्ट सिस्टम, और रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ 80% परचेजेज जेम के थ्रू हो रहे हैं। कुछ ही आइटम है जो रूटीन पे हमारा नॉन जेम से है, हम उसको भी जेम पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए, एक ये समझना बड़ा जरूरी है कि गुड्स एंड लेबर दोनों चीजें हम खरीदते हैं। लेबर का मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग कह दूं, हर किस्म का, हर तरह का आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी भी है, आउटसोर्सिंग ऑफ स्टाफ भी है, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज भी है। जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन बुलाया और उससे सारा का सारा काम लिया, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। पूरे के पूरे बिल्डिंग का आपने सर्विस कुछ ना कुछ आउटसोर्स कर दिया, क्लीनिंग पूरा आउटसोर्स किया, आदमी नहीं मांग रहे हैं, पूरा जॉब दे रहे हैं। क्या फर्क है दोनों के प्रोसेस में, परचेज के प्रोसेस में? क्योंकि मैं सारा परचेज प्रोसेस आई कैन नॉट एक्सप्लेन, तो मैंने नटसेल में लिया है। गुड्स में थोड़ा सा और डिटेल में अगर बोले, मैं समझ नहीं पाया क्या चीज का। जैसे सर हम सपोज हम अपने डिपार्टमेंट में कोई ऐसे सपोज काम कराते हैं, और तो ये एक वर्ड आता है कि एडवांस लेके करवा लो और बाद में इसको वो कर देंगे, मतलब कैरी कर लेंगे। तो ये क्या होता है एडवांस एंड कैसे इसको प्रोसीजर कैसे करते हैं? अच्छा, एडवांस ले लो और करा लो, ठीक है, ठीक है। मतलब आपसे कहा जाता है, आपके जो भी कंट्रोलिंग है वो कहते हैं कि एडवांस ड्रॉ कर लो और इससे काम करा लो। सर ऐसा है कि किसी भी काम को कराने के लिए दो तरीके हैं का मतलब है कि एक कहा जाता है क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस का मतलब हो गया बिल बेसिस, यानी काम हमने करा लिया, जिससे काम कराया वो बिल देगा और हम यहाँ से पेमेंट, ठीक है। सपोज कीजिए आपको अपने लैब में, सपोज कीजिए कोई छोटा 25-30 हजार रुपए का काम कराना है, कोई मार्केट वाला तैयार है हमारे रेपुटेशन से काम करने के लिए और कह रहा है कि हम बिल दे देंगे। आप यूजुअली जो हम कहते हैं कि 15 दिन तो कम से कम लगेगा पेमेंट में, 15 दिन के अंदर हम पेमेंट दे देंगे, वो तैयार हो गया। ये हो गया क्रेडिट बेसिस पेमेंट, ये हो गया बिल बेसिस पेमेंट। यहाँ पे बिल हमारे पास हो गया, काम खत्म हो गया तब पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन जिसमें कहा जाता है एडवांस। एडवांस का मतलब हो गया कि जहां या तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं आपके काम कराने में, एक इस दुकान से, एक उस दुकान से, एक उस दुकान से, तो कितने बिल जमा करें? पहला चीज, आपके काम में 8 जगह से 20 हजार का काम है, 8 जगह से सामान लेना, कितना बिल जमा करेंगे और कितने को कन्विंस करेंगे कि भाई तुमको बाद में पैसा देंगे, ठीक है। डिफिकल्ट है। दूसरा सिचुएशन, कई बार कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरह की डिफिकल्टी पर जहां कर की जरूरी होता है कि तुरंत ही पेमेंट दिया जाए और काम कराया जाए, या काम खत्म हो तुरंत पेमेंट देना हो, हम अपने अकाउंट से पैसा निकाल करके किसी को दे देते हैं। अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी को दे देते हैं, वो काम करा के उसका हिसाब फिर से हमें अकाउंट में दे देते हैं, ठीक है। अब ये किसी को वर्ड को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दे, ये किसी को वर्ड जो है नॉट लाइक कि मार्केट में किसी को हम जिसको देंगे उससे हम रिकवर कर सकते हैं, उससे हमें एक गारंटी मिल सकती है। इन दैट सेंस कहा जाता है कि एम्प्लॉइज में किसी को वो पैसा दे दिया और एम्प्लॉई उस काम को करा करके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ हिसाब दे देता है। सो दैट इज कॉल्ड वर्क डन थ्रू एडवांस। एडवांस ले लो और करा लो। इसमें जो है नॉर्म कहता है कि आप सारी तैयारी होने के बाद एडवांस, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये डिफिकल्टी जब आप काम कराएंगे आपको आएगी।
कहा यह जाता है कि ये एडवांस लेने पे 10 दिन के अंदर आप खर्चा कीजिए। मतलब ये नहीं कि एडवांस लेने के बाद आप तैयारी शुरू कीजिए, मार्केट में पता शुरू कीजिए कौन बनाएगा क्या बनाएगा। आप पहले तैयारी कर लीजिए, पैसा लीजिए, काम कराइए और पैसा दीजिए। अगर काम 10 दिन से ज्यादा चल रहा है तो उसका परमिशन ले लीजिए, जेन्युइन परमिशन, जेन्युइन लॉजिक दे करके परमिशन ले। तो दैट इज द वर्क डन। ठीक है सर। आप शायद म्यूट हो गए हैं, आवाज। हेलो सर सॉरी सर एक क्वेश्चन है। सर एक मिनट, जैसे एडवांस कौन कौन से हेड से ड्रॉ हो सकता है? एडवांस किसी भी डैम पर्पस के लिए ड्रॉ हो सकता है जी। मैं आपको चार्ट टू अकाउंट दूंगा सर, एक सेशन और करेंगे। चार्ट टू अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फॉर न्यू पर्संस, इवन ओल्ड के लिए भी, कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ड्रॉ हो सकता है, जो सवाल आपने कहा है। लेकिन आपको बता दूं कि विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एनी पर्पस के लिए एडवांस ड्रॉ हो सकता है। हम अपने यहाँ हमने इक्विपमेंट परचेज के लिए आई थिंक 84 लाख रुपीज एडवांस ड्रॉ कर सकते हैं। मैडम प्लीज। हेलो सर। हाँ सर एक क्वेरी था सर। मैंने एडवांस ले लिया था मार्च में, मतलब ये लॉकडाउन के पहले, और उसके बाद लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है, तो पैसा तो मतलब खर्चा हुआ नहीं, तो अब मैं क्या करूं? उसको आप इमीडिएटली जमा कर दीजिए सर। जमा उस करना पैसे को अभी आप कर भी नहीं पाएंगे, एक्चुअली और आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। एक्चुअली काम हुआ नहीं हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कुछ कब पैसे होगा सर ये आपको भी नहीं पता है। एक सेकंड सर, कुछ पैसे मैंने एडवांस में ऑलरेडी दे चुका हूं सर जी। कुछ हेड, मतलब एक हेड में, तो उसका फिर मैं कैसे मतलब करूंगा सर? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एडवांस जो आप ले चुके हैं, आपके पास पैसा पड़ा है ना? जैसे पैसा पड़ा हुआ है सर, ठीक है, जैसे मैंने कोई मतलब सामान जैसे वो बनवाना था, तो उसके लिए मैंने एडवांस दे चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अभी बिल दिया नहीं है, तो मैं क्या करूँ? उसका बिल लेकर के उसके बाद मैं सबमिट कर दूँ? सर बिल ले करके या तो सबमिट कर दीजिए। अगर कोविड की वजह से आपको बिल नहीं मिल रहा, बिकॉज दुकानें नहीं खुल रही हैं, हाँ सर, तो कम से कम आपके पास जो कैश पड़ा है उसको तो जमा कर दीजिए। और दूसरी बात बिल सर, आप बाद में दे दीजिएगा। अच्छा मेरी ऑफिस खुल रही है, किसी भी दिन परमिशन ले लीजिए, बिकॉज मेरे अकाउंट में जमा करने के लिए परमिशन लेना होता है। परमिशन लीजिए, जमा कर लीजिएगा, बाद में भी एडजस्टमेंट देते रहिएगा सर। तो ऐसा भी हो सकता है सर कि मैं परमिशन लेकर के जब लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद मैं काम करवा लूं? नहीं सर, वो आप फ्रेश लीजिएगा सर, बिकॉज क्या है कि किसी भी आदमी के पास 10 दिन से ज्यादा आइडियली पैसा नहीं रहना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस 10 दिन से ज्यादा जा रहा है, आप जमा कीजिए, बाद में दोबारा ड्रॉ कर लीजिए। ओके सर। हमें डिफिकल्टी है उसमें, मतलब नॉर्म के हिसाब से भी, अकाउंटिंग के हिसाब से। तो इसका प्रोसेस क्या है सर सबमिट करने का? आप एक बार बेटर होगा कि किसी एसी से बात कर ले, ही विल एक्सप्लेन यू। ठीक है सर, ओके। बिकॉज यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, ओके सर। हाँ मैडम कुछ पूछ रही थी? यस सर, हमारे यहाँ जो इंक्रीमेंट लगता है, ईयरली इंक्रीमेंट, उसका सर उसका साइकिल क्या है सर? जनवरी में लगता है या जून में लगता है? ऐसा है, जून में नहीं लगता है, जनवरी एंड जुलाई, 1 जनवरी 1 जुलाई, 1 जनवरी 1 जुलाई। दिस डिपेंड्स अपॉन योर ज्वाइनिंग, कि कब आपने ज्वाइन किया है। और कोई भी इंक्रीमेंट 6 महीने के रेगुलर सर्विस के बाद ही लगता है। तो अगर आपने मान लीजिए फरवरी में ज्वाइन किया, नेचुरली जुलाई में तो 6 महीने होंगे नहीं, अगली जनवरी में जाएगा। सो कब लगेगा वो डिफाइन होता है, और एक ही बार साल में लगता है, या तो जनवरी में या जुलाई। करेक्ट? तो सर हमने जो नवंबर में ज्वाइन किया है, सो सर अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसका कब लगेगा? नवंबर का ज्वाइनिंग आपका आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट है। फर्स्ट इंक्रीमेंट है का मतलब है यू हैव ज्वाइंड, आपका तो 1 साल कंप्लीट होना ही चाहिए। आपका तो 1 साल कंप्लीट होना ही चाहिए, आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है ना। ईयरली इंक्रीमेंट है, 1 साल तो होना ही चाहिए ना। तो 1 साल होगा आपका, नेक्स्ट जनवरी जाएगा। सर दूसरा जो मंथली हम लोग आईटी कटवाते हैं सर, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? आप देखिए, हम जो है आईटी, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आज ही मैंने इंस्ट्रक्ट किया है, बिकॉज पता नहीं मुझे यहाँ डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं। वी आर प्रोसेसिंग दिस 7 CPC एरियर कंपोनेंट आल्सो, माइट वीक, एक आध वीक में हो जाए। तो जो हम अभी कर रहे हैं, बेसिकली हम करते क्या है, आपका टैक्स काटते कितना है। हम आपका लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने हमें दिया हुआ होता है, मार्च में आप देते हैं ना कि हमारा इतना बन रहा है बाकी इनकम के हिसाब से,
उसके प्रोपोर्शन में उस पर डिसीजन लेके हम काट लेते हैं। आपसे पूछते नहीं है कि आपका कितना काटा जाना चाहिए, उसमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं एस्टेब्लिश्ड नॉर्म कह रहा हूं बिकॉज यहाँ कई जगह लोगों को होता है कि हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। DDO हैज फुल राइट टू यूज इट्स विजडम एंड प्रीवियस रिकॉर्ड टू डिसाइड कि कितना काटना है। तो हमने क्या किया है कि लास्ट ईयर जिस किसी का जितना आया था, सपोज कीजिए मेरा 2,40,000 IT आया, यानी कि हर महीने का 20,000 हो रहा था, फर्स्ट मंथ से 20,000 काटना शुरू कर दिया। आपसे पूछेगा। और अभी क्या हुआ है कि हमने जो मार्च की सैलरी अप्रैल में दी है, किसी का इनकम टैक्स नहीं काटा था, मैंने लिखा था, इसलिए अभी जो कटेगा अप्रैल में ये 2 महीने का कट जाएगा। सिमिलरली जो लोग एप्लीकेशन नहीं दे सकते कि हम इतना अमाउंट कटवाना चाहते हैं पर मंथ, नहीं, आप कम करेंगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, उससे कम करने पे रीजन बताना पड़ेगा, ज्यादा के लिए आप फ्री हैं। तो सर वो सैलरी अकाउंट सैलरी बनने के बाद कितना IT कटा है उस बेसिस पे फिर हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा कटवा सकते हैं, कम नहीं। नहीं, आप पहले भी, मैडम ऐसा कुछ नहीं है, इतना फॉर्मल हम ना चलें, आप पहले भी पूछ लेंगे बिकॉज हमारे यहाँ के ऑफिसर्स को पर्टिकुलरली एसी एंड जो सैलरी स्टाफ उनको पता होता है कितना कट रहा है, क्या लग रहा है, उनसे पूछ के आप पहले भी दे देंगे तो चलेगा, कोई नहीं। हम आपका सैलरी बनने से पहले उसको एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट द थिंग इज कि अगर आप हमारे DDO कैलकुलेशन से कम करा रहे हैं तो यू विल हैव टू मेक द DDO सेटिस्फाइड कि मेरा टैक्स इतना ही आएगा, वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू सर। सर PhD इंक्रीमेंट का कुछ हम लोगों का है क्या? सर अभी ऐसा कोई फाइल कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन से मूव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बता सकता। और दूसरा सर एक GST बिल के अराउंड पूछना था कि कितने तक के लिए GST बिल चाहिए, कितने तक के लिए GST बिल नहीं चाहिए? नहीं, सर कितने तक के लिए GST से मतलब नहीं है सर, GST पे हम कभी बाद में एक सेशन कर लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। GST में अमाउंट नहीं है कि मतलब 100 रुपए का है तो GST नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। GST डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस ऑफ द पर्सन, जिसके यहाँ से आप खरीद रहे हैं उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उस पर GST एप्लीकेबल है। सर तो हम कभी बाद में GST पे कर लेंगे छोटा सा सेशन। ठीक है सर। सर वन क्वेरी था सर। हेलो। हाँ सर, अगर हम पैसा किसी एडवांस किसी काम के लिए लेते हैं पैसा, माने हम सीट परचेज के लिए लेते हैं पैसा, तो मैंने आपको एप्लीकेशन किया जिसमें हम सीट परचेज के लिए एडवांस लेना चाहते हैं, और अगर हमको पेस्टिसाइड खरीदना पड़ेगा उसी पैसे से, तो ऐसा खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं। देखिए ऐसा है कि हम जब आपको एडवांस में हमने आपको पैसा दिया, पर्टिकुलरली हम डिफाइंड पर्पस के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे डेविएट कर रहे हैं किसी भी कारणवश तो आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी दूसरे के लिए, आप सेल्फ नहीं डिसाइड कर सकते। ओके सर। मतलब तो जिस पर्सन ने भी आपको सैंक्शन दिया है, अगर सीनियर ऑफिसर में किसी ने दिया है, उनसे एक ले लीजिए कि इस पैसे को यहाँ भी इस्तेमाल करने का परमिशन दिया गया, एकदम इरिलेटेड ना हो। अच्छा सर। मतलब मैं बोलूं कि दोनों खर्चे, जैसे आपने सीड एंड फर्टिलाइजर कहा अलाउड, एनिमल फीड एंड एनिमल मेडिसिन कहा अलाउड, लेकिन एनिमल फीड एंड लेबोरेटरी का कोई आइटम रिलेटेड नहीं लगता, एनिमल फीड स्टेशनरी रिलेटेड नहीं लगता है। क्योंकि क्या है, मैं रीजन बता रहा हूं क्यों मैं मना करता हूं इस चीज को, बिकॉज हम जब एडवांस निकालते हैं तो चार्ट टू अकाउंट में एक किसी नाम पे निकाल देंगे, हम तो आपके चार्ट टू अकाउंट में ले लेंगे कि एनिमल फीड के नाम पे मैंने 1 लाख रुपया आपको दिया, अब आप उसमें से 25,000 का स्टेशनरी खरीद लेते हैं, मेरा चार्ट टू अकाउंट तो फेल हो गया। तो मिलता जुलता रहे, एक ही चार्ट टू अकाउंट का 2 आइटम रहे, प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत। सर वन क्वेश्चन और था, चार्ट टू अकाउंट पे थोड़ा सा एजुकेशन जरूरी है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था, अगर हम लोग कोटेशन पहले लाते हैं किसी भी सामान परचेज के लिए, और हम जिस समय बाजार में जाते हैं सामान को परचेज करने के लिए, तो उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 20-10 दिन के अंदर दाम बढ़ जाता है, तो सिचुएशन में क्या होता है कि या तो हमको क्या करना चाहिए, क्या मतलब इसके लिए क्या प्रोविजन है सर अगर ऐसा दाम बढ़ जाता है तब? देखिए इन जनरल तो है कि कोटेशन लाएं, और जो आदमी कोटेशन दे रहा है इन जनरल जो है एक बाइंडिंग पीरियड होता है कि 6 दिन या 7 दिन के अंदर अगर उससे बाई करेंगे तो दाम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हम मार्केट को फोर्स नहीं कर सकते। दाम बढ़ गया, अगर दाम बढ़ गया है तो यू विल हैव टू रिकॉर्ड द थिंग एंड अगेन यू विल हैव टू कंपेयर कि सही में दाम बढ़ गया।
मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कमेटी के थ्रू आपने एक बार लाया, एक आइटम आपका 600 में मिल रहा था, जब आप लेने गए पैसा लेकर के तो बोला नहीं 6 नहीं 800 में मिलेगा। सही में 800 हुआ है क्या? नहीं सर, 10 क्या रुपए वही बढ़ कह रहा है जाता कि है, 800 10 रुपए बढ़ तो गया कैसे सर। सर्टेन होगा? आपको और दुकानें पूछनी पड़ेगी। किससे पूछनी पड़ेगी? फिर आपको कमेटी से पूछना पड़ेगा। ओके सर। ठीक सर है। एक क्वेश्चन और था सर, हम लोग को जो एडवांस मिलता है तो हम लोग अपने स्टाफ को दे देते हैं कि जाओ, कोटेशन वही लाता है मेनली, तो अब पैसा भी हम लोग मेरे अकाउंट में आता है तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि आप दुकान वाले को दे दो। तो इस पे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोग की होती है कि हम लोग के पास पैसा आप आता है, एक चीज बताइए कि एडवांस आपके नाम पे होता है ना? जी सर। तब उसके खर्चे के लिए चाहे आप किसी और को दे रहे हो, खुद कर रहे हो, सोलली एंड सोलली यू आर रिस्पांसिबल। ओके सर। लेकिन इसमें सर हम लोग मैंने बहुत अभी सारा काम आपको एडवांस तो एडवांस इम्प्रेस्ड में कहा। इम्प्रेस्ड होल्डर, जिसको इम्प्रेस्ड का परमानेंट एडवांस इन द शेप ऑफ इम्प्रेस्ड दिया जा रहा है, आगे के परचेज के लिए उनको ही सर्टेन करना है। तो आपको तो एडवांस दिया जा रहा है। जी सर। ठीक है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है कि सर कंटीजेंसी और इंटरेस्ट का बेसिक डिफरेंस क्या है सर? कैसे डिफाइन करेंगे हम? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कंटीजेंसी समझ लीजिए, कंटीजेंसी के अंदर बहुत तरह के खर्चे होते हैं। उसमें इम्प्रेस्ड कोई खर्चा नहीं है, इम्प्रेस्ड कोई अकाउंटिंग हेड नहीं है, इस चीज को समझा जाएगा। जी सर। इम्प्रेस्ड जो है परमानेंट एडवांस है। इम्प्रेस्ड को मैंने कैसे डिफाइन किया? जी। पेटी एक्सपेंसेस इन कैश फॉर एनी पर्पज। कंटीजेंसी के किसी भी पर्पज के लिए पेटी एक्सपेंस इन कैश यदि किया जा रहा है तो इम्प्रेस है। तो सर मतलब कंटीजेंसी में पहले कैश नहीं मिलेगा हमें, इसका मतलब ये हुआ ना? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या आप रियली पूछना चाहते हैं। सर जो कंटीजेंसी है, ऐसा है, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटीजेंसी का मतलब होता है ऑल रनिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर फर्क समझ लें थोड़ा सा, फिर क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप एसेट खरीद रहे हैं, वो आइटम खरीद रहे हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपने फायदा ले लिया है और आप पेमेंट कर दे रहे हैं, मतलब उसका आगे में नहीं मिलना है। ठीक है, तो ये कंटीजेंसी में आता है। कोई भी चीज जब आपने उसका फायदा ले लिया और उसके लिए पेमेंट दे रहे हैं, या उसका कुछ आगे में नहीं होगा, जो हो सब फायदा उसी समय मिल जाएगा। बाल कटाने गए, पैसा दिया, बाल कट गया, खत्म, उसका बाद में कोई बेनिफिट आपका ये नहीं। तो इस तरह का खर्चा जो है कंटीजेंसी है। अब कंटीजेंसी के खर्चे दो तरह से होते हैं, बिल बेसिस पे भी होते हैं और एडवांस बेसिस पे भी होते हैं। इम्प्रेस्ड उसका एडवांस का खर्चा है, आप समझ गए? जी जी, क्लियर हो गया। और एडवांस का खर्चा जो कैश में किया जाता है छोटे परचेजेस के लिए, वो इम्प्रेस्ड। बस जी जी, और कुछ? थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सर मैं जेम परचेसिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। श्योर सर। कि मान लीजिए कि हमें 2-3 आइटम वहाँ पे, क्योंकि हमें L1 सेलेक्ट करना होता है परचेसिंग के लिए, ताकि सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ही परचेसिंग होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केवल 10 या 20 हजार के डिफरेंस पे है, हमें अच्छे स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मिल रहा होता है, लेकिन L1 में ना आने की वजह से हम उसे परचेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या, कैसे जस्टिफाई सर? एक चीज जी सर। आपने जो स्पेसिफिकेशन, आज मैं लिखना उस टॉपिक लेना चाहता था, बिकॉज पर्टिकुलरली टीचिंग फैकल्टी से बहुत ज्यादा कंसर्न है वो राइटिंग स्पेसिफिकेशन। कभी करेंगे सर? राइटिंग स्पेसिफिकेशन में एक ये है कि जो स्पेसिफिकेशन होगा आपके आज के बेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, कंसिडरिंग द टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो हायर रिक्वायरमेंट नहीं कहता है, हायर फीचर्स नहीं कहता है। आपने रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम तय कर दिया। जब तय कर दिया और उसके हिसाब से देख रहे हैं और फिर आप हायर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके बेयर मिनिमम से हायर है, स्पेसिफिकेशन गलत था, तो कैसे ले सकते? आप ले ही नहीं सकते। सर आपको जरूरत नहीं है उस आइटम की, जरूरत नहीं है तभी आपने उसको स्पेसिफिकेशन में शामिल नहीं किया। अगर 20,000 के लिए अगर वो एसेंशियलिटी होती तो आप पहले शामिल कर चुके होते, है कि नहीं? जैसे कि अगर कंप्यूटर में हमको डुअल कोर की ही जरूरत है और हायर कोर हम देख रहे हैं कि 20,000 ज्यादा में है और हमें डुअल कोर की ही जरूरत है, हमको डुअल कोर ही चाहिए, हायर नहीं चाहिए, भले कितने में भी मिल जाए। बट एक और पॉइंट ध्यान में रखा जाए, अगर सेम प्राइस पे हायर स्पेसिफिकेशन या उससे कम प्राइस पे हायर स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, यू कैन गो। नहीं सर, मतलब मेरा कि अगर सर मैंने
पहले मैं बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर था कॉन्ट्रेक्चुअल जी बेसिस पे, तो हमने जी कुछ अपने डिपार्टमेंट के लिए परचेसिंग की थी। तो जैसे हमें जी कैमरा चाहिए था अपने डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि वीसीआई के रिक्वायरमेंट में है वो। तो जी कैमरा का जैसे कि हमें पता है कि हाँ इस कंपनी का जो कैमरा है उसके लेंस की क्वालिटी इस कंपनी की अच्छी, वो हमें पता है, क्योंकि कुछ ब्रांड होते हैं वो रिनाउंड होते हैं। जी लेकिन स्पेसिफिकेशन दोनों के मोर लेस सेम हो रहे थे, लेकिन चूंकि उसका लेंस की चूंकि क्वालिटी अच्छी है तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हमें मिल रहा था। नहीं सर, वहां पे आपको शुरू में ही लिखना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन में ही लिखना पड़ेगा। यस सर। कोई भी कभी वैसी कभी क्या चीज होता है सर कि दो कहेंगे, कंपनी मुझे सेम नहीं लगता है कि स्पेसिफिकेशन कोई देती भी। हैं। क्या होता है सर ना, कभी कभी दो कंपनी सेम स्पेसिफिकेशन दे रही होती हैं, लेकिन एक वैल्यू का ब्रांड वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए उसके प्राइस नहीं, थोड़ा ज्यादा ब्रांड रहता है वैल्यू सर। के हिसाब से आप कर ही नहीं सकते, कुछ भी जब नहीं कर ब्रांड सकते। मीन्स की समथिंग उसकी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, वो तभी तो सब उसकी कुछ ब्रांड ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। चूंकि विश्वसनीयता जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज है यस सर। एंड नॉन सर्टिफाइड चीज है, कोई एजेंसी उसको सर्टिफाई नहीं करती है। तो जो चीज नॉन सर्टिफाइड हो और जो चीज सब्जेक्टिव हो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब सिंपली कि ये ब्रांड अच्छा है कह करके कोई आइटम नहीं लिया जा सकता। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों। मतलब अगर ऐसा हो कि जो सेकेंड आइटम को आपने यूज किया है और उसका खराब परफॉर्मेंस था, फर्स्ट आपके पार्टनर ने यूज किया उसका बढ़िया था, रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन वो चीज आपको तब शुरू में ही लिखना पड़ेगा। आप स्पेसिफिकेशन में भी ब्रांड नेम दे सकते हैं, बट एक वर्ड दिया जाता है ब्रांड नेम दिस और इक्विवेलेंट, तो फिर आपको इक्विवेलेंट जस्टिफाई करने में डिफिकल्टी आती है, इसलिए ब्रांड नेम से बहुत डिफिकल्ट होता है। और कुछ सर? सर एक चीज और पूछना था कि जैसे कि सर हमें मैं कोई एक चीज बड़ा ब्रीफली बताऊं इन जनरल सबके लिए, परचेज के लिए, क्योंकि कभी भी मैं इस तरह के सेशंस लेता हूं, आज भी देखिए मैं फाइनेंस पे ले रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस परचेज के। इन जनरल बताऊं, मेरा 22 साल 24 साल हो गया, 24 साल का कैरियर है और 24 साल में मेरा अपना स्पेशलाइजेशन परचेज में ही, फाइनेंस से ज्यादा परचेज में स्पेशलाइजेशन। डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर आपकी शुरू से प्लानिंग अच्छी हो और प्रॉपर चल रही हो तो डिजायर्ड आइटम परचेज। अब मैंने कराया है डिजायर्ड आइटम, एक सिंगल बीट पे मैंने 4 करोड़ तक का परचेज कराया है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एंड एनीथिंग। द थिंग इज कि हम प्लानिंग पे टाइम नहीं देते, सारा का सारा मेहनत इवैल्यूएशन पे आके करते हैं। स्पेसिफिकेशन बनाते समय इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन में टाइम नहीं देते हैं। अगर उसमें कीजिए तो डिजायर्ड आइटम, आप जो कह रहे हैं ना, अच्छा लेंस अच्छा ब्रांड, वो भी कर सकते हैं, वो सीखना पड़ेगा। परचेज ये ना आर्ट, ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है सर। मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि एक्चुअली अभी 2 महीने पहले मुझे कुछ एडवांस मिले थे रिनोवेशन के लिए, तो उसका जब हम बिल प्रोसेस करते हैं उसमें हमें सेटिस्फेक्शन का लिखना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना होता है कि हम जो प्रोडक्ट आया है जो है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम एज फैकल्टी मेंबर, हमारा स्पेशलाइजेशन किसी और फील्ड में होता है और कभी कभी एडवांसेस हमें ऐसे सर ऐसा है कि somebody have to do this task, who will do them? मतलब do you feel that we should hire an expert from the market? If we are buying a camera of 40,000 rupees, we should hire a photographer from the market who will examine नहीं, and ये नहीं कह रहा था। मैं ये चाह रहा था जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने केस को ले लूं तो मेरे पास रिनोवेशन का एडवांस था 1.5 लाख के आसपास का, तो उस केस में यदि जो वो जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट था कि हाँ जो प्रोडक्ट आया है सर्टिफाइड है, मींस अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी है, तो ये जो स्टेट ऑफिसर जैसे जो सिविल इंजीनियर, नहीं आप एक चीज हमको बताइए, नहीं एडवांस अगर आपका है तो आप ही करेंगे। अगर अपने घर पे आप काम करा रहे होते तो इंजीनियर को बुलाते क्या सर्टिफिकेशन के लिए? नहीं सर। फाइनेंशियल प्रोप्राइटरशिप जो मैंने अभी आपको बताया है, देख लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम थिंग कह रहा है, सेम विजडम। यस सर, सेम विजडम। और आई एम श्योर कि आपको कोई बहुत ह्यूज अमाउंट रिनोवेशन में नहीं दिया गया होगा, परहैप्स लैक्स के रेंज में ही होगा, कम ही होगा। यस सर। तो इतना रिपेयर तो हम घर में भी कराते हैं, तो कहीं किसी इंजीनियर को नहीं बुलाते हैं कि आके देख लो, नल बनाया है जरा आके देख लो भैया, ठीक है। यस सर। हाँ, सो नॉर्मल थिंग है। और यहाँ मैंने पता नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि सर्टिफिकेशन में अगर जिस समय आपने लिया वर्किंग सेटिस्फैक्टरी है, ठीक ठाक है, तो कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? मैंने तो अपने 24 साल के करियर में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो उतना डरने की भी जरूरत नहीं है परचेज में। इंटेंशन शुड बी करेक्ट, मैं सिंपल बोलता हूँ, कोई डरने की चीज नहीं है। हम लोग तमाम कराते हैं, घर में काम नहीं कराते हैं क्या रिनोवेशन का? कराते हैं, अच्छा लगता है, हम बोलते हैं अच्छा, उतना तो सबको समझ में आता है सर। नेक्स्ट।
सर एक परचेज का इलाबोरेट एक कोई सेशन कर दीजिए सर, ये प्लानिंग कैसे करनी होती है क्या कभी क्या भी जब भी एक परचेज कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी, इसका अलग से कोई इलाबोरेट एक अलग से सेशन करवा परचेज दीजिए का सर, जब भी आपकी परचेज हाँ जब भी सर आप करेंगे, सब करेंगे। मेरी जी वीसी आप सर से बात बताएंगे हुई सर। है, उन्होंने कहा कि इस दौरान ये मतलब कोविड वाला पीरियड हम लोग ऑनलाइन इसी तरह के सेशन के लिए लें तो करेंगे। एंड परचेज पे अच्छा करेंगे, मतलब कम से कम 2 या 3 दिन में परचेज के सेशंस अलग अलग टॉपिक्स पे, राइटिंग स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर, इवैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग, अलग अलग करेंगे जी 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 थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट था सर। सर जैसे कि क्या ऐसा कोई मैनुअल या ऐसा कोई बुकलेट या डेवलप हो सकता है फाइनेंस कंट्रोलर या एफसी की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जिसके थ्रू हम लोग किस चीजों में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है बिल को प्रोसेस करने में, कहाँ कैसे करना है, सिग्नेचर कहाँ करना है, उसमें कितने सिग्नेचर होने चाहिए हर एक चीज लेवल पे, क्योंकि ये सीखने की चीज होती है सर। तो सर ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं, सर बीइंग अ न्यू यूनिवर्सिटी यहाँ है नहीं, हर जगह होता है और हम डेवलप कर रहे हैं। मतलब मैं बताऊं कि परचेज मैनुअल आई एम राइटिंग एंड 70-80% काम भी हो चुका है। सिमिलरली ये जो चार्ट टू अकाउंट एंड ऑल बता रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनुअल वी आर प्रिपेयरिंग, दैट विल बी, चार्ट टू अकाउंट एक पार्ट होगा उसका, हम कर रहे हैं। बाकी ये जो मैंने अभी आपको चेक्स दिए हैं, जैसे मैंने अभी आपको चेक्स दिए हैं कि परचेज फाइल सबमिट कीजिए तो ये इतने चेक होने चाहिए। यस सर। अब चेक एक हम अगर चेकलिस्ट बना दे सिंपली कि बिल चेकिंग में हम इतनी चीजें चेक करते हैं, बिल्कुल सर, तो आपको पता लग जाएगा। वी विल डू इट, बहुत मुश्किल काम नहीं है, शायद इसी कोविड पीरियड में कर देंगे, एंड दैट्स अ गुड एडवाइस, कर देंगे। थैंक यू सर। सो आई थिंक ऑलरेडी 90 मिनट्स, लोग थक रहे होंगे, मैं तो नहीं थका हूं, लोग थक रहे होंगे। नहीं सर, ये चलिए जल्दी से अगर हो तो एक आध क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट लें और कंक्लूड करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर कोई बिल खो जाता है एक्सीडेंटली, कोई हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग सर? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिकली होता है। एंड आपको बताऊं कि in one of the recent interview, very senior level interview में this question was asked, I was one of the board member और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का इंटरव्यू था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये परचेज किया, किसी कारण बस बिल खो गया, खोना छोड़ दीजिए, बिल रखा हुआ था, पानी गिर गया, चाय गिर गया, स्पॉइल हो गया, एंड नाउ द सिचुएशन इसकी डुप्लीकेट नहीं बनाया, या दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि डुप्लीकेट मार्केट से मिल सकता है। दो सिचुएशन हो गए, एक में डुप्लीकेट मिल सकता है, एक में नहीं बनाया सकता है। डुप्लीकेट यदि मिल सकता है तो डुप्लीकेट ले लीजिए। यू विल हैव टू ऑनेस्टली डिस्क्राइब द सिचुएशन जो हुआ था, कि भाई चाय गिर गया था, पानी गिर गया था, या मिसप्लेस हो गया है, खो गया है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन डुप्लीकेट को प्रोसेस किया जाए। लेकिन एक सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि इसका पेमेंट पहले नहीं हुआ है। ओके ओके सर। ट्रेजरी रूल्स में इसका प्रोविजन है, इस तरह के पेमेंट्स का। लेकिन ये सर्टिफिकेशन एसेंशियल होता है जिस किसी के पास से वो बिल मिसप्लेस, ये मिसप्लेस हमारे पास से भी होता है, फाइनेंस से भी होता है, फाइनेंस में भी इतने आते हैं, होता है, साल में एक आध हमारे यहाँ भी मिसप्लेस हो जाता है, नहीं मिल रहा होता है, लेकिन तुरंत पेमेंट करना है, हम भी रिकॉर्ड करते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ये पेमेंट नहीं हुआ है, सो इसको प्रोसेस किया। इस सर्टिफिकेशन के हिसाब से फाइनेंस हेड अपना विजडम इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। जी सर इसी रिलेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था उसी के रिलेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर जैसे हम कहीं कोई ट्रेनिंग सेमिनार या किसी उसमें जाते हैं और सपोज हमारे जो ट्रेवल वाला बिल है वो अगर इस तरह से मिसप्लेस हो जाए या खो जाए तो फिर क्या करें? ट्रेनिंग में तो बड़ा सीधा है, आप उससे मांगेंगे तो दे देगा डुप्लीकेट। सपोज जैसे हम ट्रेन से जर्नी किए या बस से जर्नी किए या कैसे भी, और वही कहीं से मिसप्लेस हो गया, खो गया या अब नहीं मिल रहा है, नहीं क्या तो, नहीं, लेट मी अंडरस्टैंड, मेरे कहने का मतलब है कि ट्रैवल के बिल हैं, टिकट वगैरह है, या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेज और इसके हैं, क्या है? नहीं ट्रैवल का बिल है सर। ट्रैवल का बिल है सर। जी सर। मैं दूसरे जगह का क्यों बताऊं, मैं अपना ही केस बताता हूँ, जी सर। बासु का ही केस बताता हूँ। एक बार दिल्ली में गया था एंड NHP की एक मीटिंग थी, मेरे साथ कौशलेंद्र जी भी थे।
वहां पे NAHP की मीटिंग में आई वाज कॉल्ड अंडर डायस आल्सो बिकॉज आई एम फ्रॉम ICR। कुछ लेक्चर भी मुझे कहा गया देने के लिए, जो भी मैंने किया वहां पे। आने के दौरान बोर्डिंग पास मेरे से मिसप्लेस हो गया, कौशलन जी के पास था, मेरा मिसप्लेस हो गया। हम साथ में आए थे, सब कुछ हुआ। बाद में यही सेम सर्टिफिकेशन दे करके वो इंटरटेन किया गया। अब इसमें एक चीज होगा, वो बोर्डिंग पास था, वहां अमाउंट तो नहीं लिखा होता है। आपके केस में जहां पे कि अमाउंट है वो आपको एयरलाइन से या जहां से भी हो लेना पड़ेगा। बट अगर ट्रेन है, हम ट्रेन टिकट से वेरीफाई कर सकते हैं। बस वगैरह है तब भी वेरीफाई हो सकता है। छोटा अमाउंट है तो छोटे अमाउंट का भी वेरीफाई हो सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है इसमें कुछ। आपको सही सिचुएशन डिस्क्राइब करना पड़ेगा और उसकी बेसिस पे डिसीजन मिल जाएगी। कोई असंभव चीज नहीं है। हालांकि हमको केयरफुल रहना चाहिए, मुझे भी केयरफुल रहना चाहिए था बोर्डिंग पास के लिए, लेकिन हो गया तो हो गया। थैंक यू सो मच। So thank you very much, and really I am enriched by the questions. सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हेलो सर कि सर अगर बिल खो गया है, सर बिल खो गया लेकिन उसकी स्कैन्ड कॉपी है हमारे पास, तो क्या? हाँ, तो उसको सर्टिफाई कीजिए ना सर। उसको सर्टिफाई करके यूज कर सकते हैं ना? ठीक, एकदम सर्टिफाई कीजिए, कहिए बिल खो गया है बट आई एम श्योर कि इस पर पेमेंट नहीं हुआ है अब तक। जी सर। सर एक क्लास सर टीए बिल पर भी लीजिए सर। टीए मतलब हम कितना हम लोग एलिजिबल हैं। टीए लूंगा सर। टीए पे मेरे आप जितने चीजें कह रहे हैं, जो लोग पहले जिन लोगों ने मेरा मतलब रियली BBC वगैरह में मैं प्रेजेंटेशन से क्लासेस लेता रहा हूँ, सब पे मेरे पास मटेरियल रेडी है। ओनली टाइम कंस्टेंट इज कोविड इज अ वेरी गुड टाइम। सो चलिए वीकली एक क्लास करते हैं, न्यू के लिए बहुत फायदेमंद होगा कम से कम। ठीक है जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेक्टिव था। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था सर। होपफुली कि आपको फायदा हुआ होगा, मुझे तो बहुत फायदा हुआ आपके क्वेश्चन से। सर अमेजिंग, ये बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किए हैं।